हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के क्वेश्चंस कर रहे थे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक हमारे पास पैक है 52 कार्ड्स का एंड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द रैंडमली हमने 2 कार्ड्स उसमें से निकाले, वन आफ्टर अनदर विद रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक और विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ही है कि इंडिपेंडेंट है, कि पहला हमने लिया उसको वापस रिप्लेस कर दिया तो दूसरा जो भी इवेंट होगा पहले वाले का तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। पहले वाला अगर हम बाहर रखते हैं तो सेकंड पे इफेक्ट होएगा, लेकिन अगर हम पहला वापस रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग? क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स आपके किंग हैं? ठीक है, तो कार्ड्स में 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं? 4 किंग होते हैं। तो 52 कार्ड्स का एक पैक है, हमने पहले किंग एक कार्ड निकाला, वो किंग है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? किंग कितने हमारे पास? 4 हैं। इस 52 में से 4 किंग है, तो एक किंग बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52, मतलब 4 किंग्स है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हैं? 52। तो कार्ड में से एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? 4/52 या 1/13। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस कार्ड को वापस अंदर रख दिया, इसमें इस पैक में वापस अंदर रख दिया कार्ड को। फिर दोबारा हम किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, तो कार्ड में तो ये कार्ड तो वापस 52 हो गए और 4 इसमें किंग भी हो गए, तो दोबारा अगर किंग आने की प्रोबेबिलिटी हम देखें तो फिर क्या होगी? 4/52, 1/13। और ऐसे करके हमने दोनों ही किंग निकाले हैं, तो दोनों किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 2 किंग आए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, 1/169, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमें कैलकुलेट करना है। इंडिपेंडेंट थे, अगर रिप्लेसमेंट ना होती, अब अगर इसमें रिप्लेसमेंट ना होती तो दोबारा हमारे पास एक किंग हमने बाहर निकाल लिया, 4/52 होगी। रिप्लेस ना करते तो कितने किंग बचते? 3 बचते ना, तो दोबारा हम किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी देखते तो 3/51 होती। ठीक है, 3, क्योंकि एक किंग बाहर है हमारे पास, अंदर तो 3 किंग बचे हुए हैं, और कार्ड टोटल कितने थे? 52 नहीं रहेंगे ना, 51 हो जाएंगे। एक कार्ड हम बाहर निकाल चुके हैं, एक किंग बाहर निकाल चुके हैं, तो दोनों कम हो जाएंगे, 3/51 हो जाएगी। मतलब इस इवेंट के पहले होने का उस पर इफेक्ट होता तो हम कहते हैं कि डिपेंडेंट। फिलहाल हमने वापस रिप्लेस कर दिया तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें भी 4 किंग है हमारे पास और टोटल कार्ड 52 है, तो प्रोबेबिलिटी 1/13 आएगी। अब इसने पूछा है कि दोनों ही किंग है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो दोनों किंग होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 1/13 मल्टीप्लाई 1/13, 1/169। ठीक है, अब इसी में कई बार हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट 1, कि कुछ हमें कंडीशन देके एट लीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ लेता है। इसमें देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट 1 event in case of an independent event। एन इंडिपेंडेंट इवेंट है और हम कहें कि एटलीस्ट 1 की हैपन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे पास एन इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इवेंट हम ले लेते हैं A1 A2 A3 A4, इवेंट हम ले लेते हैं A1 A2 सोन AN, ये हमने इवेंट ले लिए और कोरस्पॉन्डिंग इनकी प्रोबेबिलिटी ले ली P1 P2 P3 Pn। ठीक है, जैसे ये हमारा A1 इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये A2 इवेंट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये क्या डिनोट करेंगे? P1 P2, फर्स्ट किंग A1 ले लिया, सेकंड किंग हमने A2 ले लिया। अब एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कम से कम एक होना चाहिए। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, जैसे हमने n लिया है तो एक इवेंट हमारा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, n। ऐसे हमें एटलीस्ट 1 अगर कुछ देखना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जब भी एटलीस्ट 1 का केस आए तो एटलीस्ट 1 का केस में
टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। 1 माइनस हम क्या करेंगे कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3 सोन 1 माइनस Pn, ऐसे फाइंड आउट करते हैं एटलीस्ट 1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। इनमें से भी इसमें से एक ये इवेंट अकर हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, या फिर ये हो जाए, इनमें से एक हो जाए, इनमें से दो इवेंट हो जाए P1 P2 में से, इनमें से 3 इवेंट हो जाए, इनमें से 4 इवेंट हो जाए, इनमें से 5 हो जाए, इनमें से n के n हो जाए, ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है कि टोटल प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट होने की 1 होती है, उसमें से इनमें से किसी की एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी होने की, और फिर सबको मिला के एटलीस्ट 1 होने की, उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा 1 माइनस P1, 1 माइनस P2, 1 माइनस P3, इनकी प्रोडक्ट करके हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको इसका। जैसे 2 फ्रेंड्स हैं, वो एक इंटरव्यू में अपीयर होते हैं और 2 वैकेंसी है सेम पोस्ट पे। 2 फ्रेंड्स हैं और एक इंटरव्यू में वो अपीयर होते हैं जहां पे 2 वैकेंसीज हैं, ठीक है। फर्स्ट के जो सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस है 1/7, मतलब ये A1 जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें P1 दी हुई है 1/7, और सेकंड के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, मतलब A2 जो है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस, मतलब P2 उसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट फ्रेंड हमारा A1 है, सेकंड A2 हमने लिया है, इसके फर्स्ट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, सेकंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे क्वेश्चन हमें एटलीस्ट 1 ऑफ देम सिलेक्टेड, ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज सिलेक्टेड। सेकंड है बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, और थर्ड है नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? 2 फ्रेंड्स हैं, इंटरव्यू देने गए हैं और 2 पोस्ट हैं। तो फर्स्ट फ्रेंड हमने ले लिया कि A1 से डिनोट कर दिया, सेकंड को A2 से डिनोट कर दिया, ठीक है। फर्स्ट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/7, ठीक है। सेकंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, मतलब इसकी 50% चांसेस है, इसके कम चांसेस है सिलेक्ट होने के, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 ऑफ देम, मतलब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, जो हमने ये वाला इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाला, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड इंडिविजुअल है, 2 पोस्ट है हमारे पास, कोई एक दूसरे का ये नहीं है कि एक सिलेक्ट हो जाएगा तो दूसरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि वैकेंसी भी 2 है, फ्रेंड्स भी 2 हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि एक दूसरे की सीट खाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कोई भी सिलेक्ट ना हुआ हो इनमें, तो फर्स्ट के A1 के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं 1/7, और सिलेक्ट ना होने के चांसेस कितने हैं उसको हम Q1 से डिनोट कर देते हैं, ना होने के चांसेस कितने हैं 3/7, सॉरी 6/7, सिलेक्ट होने का चांसेस कितने हैं 1/7, और सिलेक्ट ना होने के चांसेस कितने हैं 6/7, या फिर हम इसको डिनोट करें 1 माइनस P1 से। अब A2 के सिलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं 1/5, और सिलेक्ट ना होने के चांसेस कितने हैं 1 माइनस 1/5, ठीक है। टोटल चांसेस 1 होते हैं ना, सिलेक्ट होने के चांसेस 1/5 है, ना होने के 1 माइनस 1/5, ये कितना हो जाएगा 4/5, सिलेक्ट ना होने के चांसेस इतने हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, 1 ऑफ देम, एटलीस्ट 1 ऑफ देम सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 ऑफ देम सिलेक्टेड का हमने क्या लिया था कि ये तो हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस है मान लो, और 1 माइनस क्या करना है इनके सिलेक्ट ना होने के चांसेस, जैसे हमने 1 माइनस P1 को हम क्या डिनोट कर सकते हैं Q1 से, ये तो P1 तो क्या है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के हैपन होने की, और 1 माइनस P1 क्या है हैपन ना होने की।
अब क्लियर हो गया शायद आपको, पहले अगर मैं बिना एग्जांपल दिए बताती तो ये चीज आपको क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, अब सेकंड इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, P2, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस P2। तो इनमें से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस किसी के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कम से कम एक के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस किसी के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और n इवेंट हमारे पास, 0 के होने की प्रोबेबिलिटी, 1 होने की प्रोबेबिलिटी, 2 होने की प्रोबेबिलिटी, सो ऑन n इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हमसे कोई यूं पूछ ले एटलीस्ट 1 होने की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 1 होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। तो हम क्या करें, 1 माइनस P0 कर देते हैं ना, कि बिल्कुल ही ना होने, कोई वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस P0 की वैल्यू भी तो वही आएगी जो इन सब की वैल्यू आएगी। तो वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये अगर क्लियर नहीं होगा, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि एटलीस्ट 1 होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 1 माइनस किसी के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 1 का मतलब है ये हो सकता है, या देखो इसमें क्या लेंगे, इसका सिलेक्शन हो सकता है, फिर दूसरा केस क्या आएगा, इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, फिर दूसरे में क्या आएगा, इसका हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, फिर तीसरे में क्या आएगा कि दोनों का हो सकता है। तो या तो ये प्रोबेबिलिटी लें हम तीनों की, या फिर हम क्या करें, 1 माइनस इन दोनों की ना होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो ये क्या लेंगे, 1 माइनस नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि कोई भी सिलेक्ट ना हो, मतलब 1 माइनस Q1 Q2, 1 माइनस 6/7 इंटू 4/5, तो 1 माइनस 24/35, दैट इज 11/35, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोथ ऑफ देम सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो। तो इसका तो सीधा ही लिख देंगे, ये इसकी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ये इसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो 1/7 इंटू 1/5, 1/35। नन ऑफ देम सिलेक्टेड, अभी अभी हमने किया था, नन ऑफ देम सिलेक्टेड का क्या मतलब है कि पहला भी सिलेक्ट ना हो 6/7, दूसरा भी सिलेक्ट ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/7 और 4/5, तो ये आ जाएगा 24/35। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ गई कि एक भी सिलेक्ट ना हो, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों सिलेक्ट हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और मेन इसमें जो पॉइंट था वो था एटलीस्ट 1 जब आ जाए, एटलीस्ट 1 जब आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक टीम है, टीम में से एक किसी के भी जीतने की उम्मीद ना हो, एक प्लेयर की जीतने की उम्मीद हो, 2 प्लेयर जीत सकते हैं, 3 प्लेयर जीत सकते हैं, और हमारे पास मान लो 10 की टीम है और 10 प्लेयर जीत सकते हैं। हमने कहीं एक टीम भेजी है, उसमें से हो सकता है एक भी मेडल ना आए, एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। अब हम यूं कहें कि एटलीस्ट 1 आ जाए, मेडल एटलीस्ट 1 आ जाए। यहाँ पे हमने क्या प्रोबेबिलिटी लिखी है कि 0 मेडल आए, 1 मेडल आए, 2 मेडल आए, 3 मेडल आए। टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है हमेशा 1 होती है, ये हमने टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी। अब हमसे कोई पूछे कि एटलीस्ट 1 मेडल आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। एटलीस्ट 1 में क्या है कि 1 मेडल भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। यानी हम इन सब की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की बजाय क्या करें कि इतनी सारी कैलकुलेशन करने की बजाय हम 1 में से इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे करी है, 1 माइनस P0 करेंगे, P0 मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि जब एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करना हो तो 1 माइनस जो भी इवेंट है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यही चीज हमने ये की यहाँ की थी, एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज सिलेक्टेड, मतलब क्या कहाँ किया था ये, 1 माइनस नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, कि उनमें से कोई सिलेक्ट ना हो। नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो हमें गिवन है उसमें उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगर हम वैसे करना चाहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सिलेक्टेड, तो हम क्या करते हैं कि A1 तो सिलेक्ट हुआ है, A2 नहीं हुआ। नहीं हुआ का कैसे लिखेंगे, A2 सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। फिर हम करेंगे कि A2 तो सिलेक्ट हो गया, A1 नहीं हुआ। फिर हम करेंगे कि A1 A2 दोनों सिलेक्ट हो गए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो A1 सिलेक्ट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/7। A2 सिलेक्ट नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 प्लस A2 सिलेक्ट हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। A1 सिलेक्ट नहीं हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 6/7 प्लस A1 A2 दोनों सिलेक्ट हुए, दोनों सिलेक्ट हुए तो 1/7 मल्टीप्लाई 1/5। या तो इसको कैलकुलेट करो या फिर ये कैलकुलेशन करो, दोनों सेम आएगी। अब जैसे ये वाली कैलकुलेशन है, ये तो 2 ही कैंडिडेट थे तो हमारे लिए इजीली हो गया। अगर ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 10 कैंडिडेट्स हो तो ये कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। पहले एक को सिलेक्ट करवाना है 10 में से, फिर 2 को सिलेक्ट करवाना है, फिर 3 को करवाना है, फिर 4 को करवाना है, फिर 5 को करवाना है, तो ये कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम ये यूज करेंगे कि 1 माइनस किसी का भी सिलेक्शन ना हुआ हो, इसका मतलब कम से कम एक का सिलेक्शन हुआ है, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके।